आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एटम के सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज से हुई, जो सर जे थॉमसन ने की, और कैथोड रेज की डिस्कवरी बहुत सारे वैज्ञानिक पहले ही कर चुके थे और सबसे लास्ट में एक्सपेरिमेंट दिया सर विलियम क्रूक्स ने, कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट। और उसी एक्सपेरिमेंट को सर जे थॉमसन ने आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल निकाला। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम पढ़ेंगे कैथोड रेज के बारे में और उनके विलियम सर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। विलियम क्रूक्स सर ने यहाँ पे ये ली है विसर्जन नलिका, जिसमें दो मेटेलिक प्लेट, एक मेटेलिक प्लेट ये और दूसरी मेटेलिक प्लेट ये, दो मेटेलिक प्लेट ली, उनको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा और ये मेटेलिक प्लेट एक विसर्जन नलिका में होती है, जिसमें वैक्यूम होता है या बहुत ही लो प्रेशर पे अक्रिय गैस भरी जाती है। और वो प्रेशर हमारा कितना से कितना हो सकता है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2 mmH। इतनी कम रेंज का, इतने कम प्रेशर का हमारी कोई गैस जो कि अक्रिय गैस इसमें फिल की हुई है, और इसको बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज से 30,000 वोल्टेज की बैटरी जोड़ी जाती है। अब ये बैटरी इतने हाई वोल्टेज की क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमारा करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जबकि इन्होंने करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर किया था। यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा और ये मेटेलिक प्लेट इससे जुड़ी हुई होती है, तो ये हमारी मेटेलिक प्लेट हो गई नेगेटिवली चार्ज और इसको उन्होंने कहा कैथोड। अब यहाँ पे हमारा बैटरी का दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल आता है, पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी मेटेलिक प्लेट से जोड़ते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होगी और उसको उन्होंने कहा एनोड। ओके, हमारे करंट का फ्लो नेगेटिव से और पॉजिटिव की ओर होता है। अब जैसे ही इन्होंने ये यहाँ से बैटरी से जोड़ा तो इधर करंट पास होने लगा। उन्होंने देखा कि एक ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है, इसकी वजह से जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है उसको ये पॉजिटिव चार्ज बहुत तीव्रता से अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है ओपन सर्किट में भी। ओके, अब देखा उन्होंने यहाँ से कैथोड रेज निकलती है। इस विसर्जन नलिका में कैथोड रेज दिखाई नहीं देती क्योंकि डार्कनेस होती है। ओके, और ये कैथोड रेज कलरलेस होती है, लेकिन इन्होंने एक बार ये प्लेट को परफोरेटेड किया
और इसके पीछे ZNS का लेप कर दिया गया। ये ZNS हमारा होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है? जिस पे अगर कोई प्रकाश डाले तो वह चमक उत्पन्न करता है। अभी कैथोडिक रेज जैसे ही इसमें से पास होके, इन छेद में से पास होके ये सीधे आती है, और जैसे ही ये छेद में से पास होके इधर 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 इस ZNS प्लेट पे गिरती है तो यहाँ पे हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। ओके, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कैथोड जो माइनस होता है उससे रेज निकलती है, और ये रेज कैथोड से निकलती है, इसलिए इन्होंने कैथोडिक रेज का। ओके, और नेगेटिवली चार्ज का। अब इस एक्सपेरिमेंट को अब इन्होंने इधर ZNS का लेप किया था, तो अब दूसरी बार इन्होंने इधर भी ZNS का लेप किया और अब इसको परफ्यूरेटेड कर दिया। देखते हैं, यहां से ZNS का लेप हटा देते हैं। और ये हमारी प्लेट हो गई। और ये परफ्यूरेटेड कर देते हैं। और यहाँ पे ZNS का लेप कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ZNS का लेप किया तो करंट फ्लो तो वही नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा था। यहाँ पे ऐसी कोई भी रेज नहीं आई जिससे यहाँ पे चमक उत्पन्न हो। मतलब इस पे इधर माइनस या कैथोड की तरफ जब हम ZNS का लेप करते हैं और कैथोड को परफ्यूरेटेड करते हैं, और ये मेटेलिक प्लेट एनोड हमारा सही होता है, तो इधर एनोड से कोई भी ऐसी रेज नहीं निकलती जो कि ZNS पर प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस या हरे रंग की चमक उत्पन्न कर सके। यहाँ पे इनको कोई चमक प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे एनोड से कोई रेज नहीं निकलती, सिर्फ यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ कैथोडिक रेज निकलती है। ओके, अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहाँ पे कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रखा है, और अब इस बैटरी को जोड़ा जाता है तो यहाँ पे कैथोड रेज निकलती हैं और इस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं।
यहाँ पे यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाती है। जैसे ही कोई ओपेक ऑब्जेक्ट कैथोड रेज के वे के बीच में रखा गया तो उसका ऑब्जेक्ट उसके पीछे या एनोड की तरफ बन गया। इससे भी इन्होंने निकाला कि कैथोड रेज सीधी रेखा में गमन करती है और सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही कैथोड रेज निकलती है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को सर जे थॉमसन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कैथोडिक रेज रेज नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल होते हैं और ये रेज के रूप में हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं तो उसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि ये हमें रेज के रूप में दिखाई देती है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में। इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, ये ऋणावेशित होती है। जो हमारा कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कैथोड इसीलिए नेगेटिव होता है और साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को भी इसीलिए नेगेटिवली चार्ज बताया। इनको नेगेटिवली चार्ज क्यों बताया? क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं। ओके, इससे आगे हम चलते हैं। ये सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि कैथोड रेज एक वेव के रूप में या बोलते हम रेज के रूप में निकलती है, इसलिए ये सीधी रेखा में गमन करती है। क्योंकि कोई भी रेज होती है, लाइट वेव मान लो, तो वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। और इसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही थी। जैसे कैथोड रेज यहाँ से निकलती है, ये कैथोड हमारा मान लो और ये कैथोड रेज होती है, तो यहाँ पे कोई ओपेक रख दिया और सेम ऐसे ही शैडो इसके पीछे बन रही थी। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इससे आगे आता है हमारा इनमें गतिज ऊर्जा या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी निहित होती है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इसके बीच में कोई व्हील या कुछ भी पार्टिकल कुछ भी रख दो तो वो गति करने लगता है। ओके, इससे आगे आता है ये फ्लोरोसेंस या जिसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे कैथोड रेज ZNS प्लेट पर गिरती है तो वहां पे हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है। अब बात आती है फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं। फ्लोरोसेंस ऐसी वस्तु को बोलते हैं या जो जिस पे हम लाइट डालते हैं तो उसी टाइम वो एक चमक उत्पन्न करती है। ओके, फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं? जिस पे या फिर जो लाइट का अब्जॉर्ब करके उसी टाइम चमक उत्पन्न करती है या स्पार्किंग करती है। ओके, तो ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है, ये एक्स रेज उत्पन्न करती है।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलते हैं हम, हमारी बैटरी इतनी हाई वोल्टेज की होती है कि जो रेज होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं कि वो एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। एक्स रेज की भी लैम्बडा या जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ कम होती है और उसकी भेदन क्षमता या स्पीड ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कैथोड रेज की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक्स रेज उत्पन्न करती है। ओके, इससे आगे आता है ये विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। मतलब ये कैथोड रेज यहाँ पे सीधी जा रही थी। ओके, अब हम इधर और इधर, ये तो प्लेट हो गई और यहां से हम इसको विद्युत क्षेत्र देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो ये हमारी मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी है नेगेटिव प्लेट। तो इनकी प्रकृति नेगेटिव थी और ये इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसी से कंक्लूजन निकला कि ये विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया दूसरा, उसमें धनात्मक प्लेट, ये हमारी धनात्मक प्लेट हो गई, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ओके, इससे आगे आता हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर डिफ्लेक्ट होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे भी लगाया जाता है वो हमने फ्लेमिंग के नियम में पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। अब ये कैथोडिक रेज वही पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसीलिए बोला गया चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर डिफ्लेक्ट होती है। ओके, इससे आगे आता है ये विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाती हैं। मतलब जो लाइट वेव जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, उनकी भेदन क्षमता होती है और बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार हमारी कैथोड रेज होती हैं, उनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। और ऐसे ही बोला गया कि ये विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाती है। ओके, ये हमारा हो गया कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अब जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे या मान लीजिए यहाँ पे मतलब विसर्जन नलिका के दोनों ओर दो मेटेलिक प्लेट लगाते हैं। ठीक है, अब इस मेटेलिक प्लेट को एक अन्य बैटरी से जोड़ा जाता है। तो ये पॉजिटिव से जुड़ी तो हमारी ये मेटेलिक प्लेट पॉजिटिव मतलब एनोड बन गई और यहाँ पे ये हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसलिए ये हमारी बन गई कैथोड और नेगेटिवली चार्ज। ये हमारा बन गया एनोड और ये हमारा हो गई कैथोड। अब जैसे ही दो प्लेट लगा के इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है विसर्जन नलिका पे, तो ये कैथोड रेज जो कि सीधी जा रही थी
साइंटिस्ट ने बताया था कि ये सीधी जा रही थी। अब ये कैथोड रेज सीधी न जाकर ये पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अब ये सीधी नहीं जाती बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बीच में ही दिख जाती है इनको, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब दोबारा से इन्होंने किया कि यहाँ पे इन्होंने कर दिया नेगेटिव कैथोड और इसको बना दिया एनोड। इस बैटरी को इन्होंने ऐसे चेंज कर दिया कि ये ऊपर वाली प्लेट को इन्होंने नेगेटिव बना दिया, मतलब कैथोड, और नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, तो ये बन गया हमारा एनोड। अब जब ये एनोड नीचे वाली प्लेट बन गई तो जो ये कैथोडिक रेज सीधी जा रही थी पहले, वो कैथोडिक रेज नीचे की तरफ मुड़ जाती है। मतलब जो प्लेट भी पॉजिटिव होती है, अगर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और नीचे वाली पॉजिटिव होती है तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये माइकल फैराडे पहले ही जान चुके थे कि दो आवेश होते हैं या दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा जो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो वो भी हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, तो इन्हें ना यहाँ पे देखा कि जब ये एनोड की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये कैसी चार्ज हुई, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने भी इनको कहा कि ये नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि अगर रेज होती है, जो लाइट वेव मानते हम या फिर रेज मानते कोई भी, तो वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, कभी अपना रास्ता मोड़ती नहीं है बिना किसी टकराव के। अगर उसके मार्ग में, जैसे यहाँ पे कोई ये आ रही है प्रकाश की वेव, ठीक है, अगर इसके मार्ग में यहाँ पे ऐसी अपारदर्शी चीज रख दी तो ये या तो वापस मुड़ जाएगी, इधर तिरछी आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसके मार्ग में कोई भी अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब इसके मार्ग में तो यहाँ पे हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ रखा नहीं था, तो ये फिर नीचे की तरफ कैसे मुड़ सकती है। अगर ये वेव है तो ये नीचे की तरफ बिना किसी सतह से टकराए हुए नीचे या ऊपर की ओर नहीं मुड़ सकती। इसलिए इन्होंने देखा कि ये रेज नहीं है, ये कोई पार्टिकल है। ओके, ये पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ओके, इससे आगे हम देखते हैं। अब इससे आगे इन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है, या अभी हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं लेकिन ना तो जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन बोला इसको, उन्होंने बोला था गामाट्रॉन, और
ना ही किसी को उसका उस टाइम नाम पता था। वो सिर्फ ये जान चुके थे कि ये एक पार्टिकल है। अब उन्होंने इसके बीच में यहाँ पे कोई ये छोटे छोटे स्पिन व्हील रख दिए। कहाँ पे? कैथोड रेज के मार्ग के बीच में यहाँ पे स्पिन व्हील रख दिए। अब जैसे ही ये कैथोड रेज यहाँ से निकल गुजरती है तो स्पिन व्हील रोटेट करने लगते हैं। ओके, ये स्पिन पे व्हील या क्लॉकवाइज बोल दो या एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, कैसे भी, पर यहाँ पे ये रोटेट करने लगते हैं। इससे इन्होंने निकाला कि इस पे स्पिन व्हील पे कोई फोर्स काम कर रहा है और हमारा फोर्स क्या होता है? F = ma। यहाँ पे m क्या है? किसी भी पार्टिकल का मास। मतलब अगर कोई पार्टिकल है वो इसको यहाँ पे धक्का देगा तभी तो ये खिसकेगा, ऐसे तो कोई खिसकेगा नहीं। अगर हम किसी चीज को कोई स्पिन ले लो, उसको हम लाइट में रख देते हैं तो घूमता है। ओनली जहाँ पे लाइट हो, जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं हो, ऐसी जगह पे घूमता है, नहीं घूमता वो। तो इन्होंने देखा अगर ये घूम रहा है तो इस पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास जरूर है। इसलिए यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का मास निकला और पार्टिकल का पार्टिकल के रूप में इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जे थॉमसन ने क्या दिया, E/m की वैल्यू, और E/m की वैल्यू से कैसे इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इससे आगे देखिए, जे थॉमसन द्वारा दिया गया E/m का मान, मूलिकन द्वारा दिया गया E का मान, इससे हमारा m का मान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। यहाँ पे जे थॉमसन द्वारा E/m का मान दिया गया। E/m का मान क्या होता है? -1.76 इंटू 10⁻18 कूलम पर ग्राम। क्या होता है? माइनस की वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, E/m की वैल्यू क्या होती है? -1.76 इंटू 10⁻18 कूलम पर ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का मान मूलिकन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तेल बूंद प्रयोग, उसके द्वारा दिया गया E का मान। E का मान क्या था? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ पे E क्या है हमारा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है, और यहाँ पे m हमारा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें E/m की वैल्यू मिल गई और E की वैल्यू मिल गई, तो अब इधर E की वैल्यू रख के m का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे जे थॉमसन ने निकाला m = E/m। इसमें यहाँ से ये दोनों वैल्यू रखी गई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
अपॉन में -1.76 इंटू 10⁻18 कूलाम पर ग्राम। अब यहाँ से देखिए, ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। क्या वैल्यू आई? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अगर इसको केजी में लिखें तो लिखा गया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 28 की जगह 31 पावर हो जाएगी। ओके, इस तरह हमारे हो गई इलेक्ट्रॉन की खोज, उसका मास और उसके चार्ज का वैल्यू कैसे निकाली गई, इस सब के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली। इसके लिए थैंक यू।